हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे आपके जो पीछे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए थे पेडागोजी के अंदर। इंग्लिश की जो हमारी क्लास है उसमें हम बातें करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले पेपर में दिक्कत न हो। दूसरी बात एक आप और ध्यान रखें कि मैंने जिस तरह से एनालाइज किया तो यहाँ से जो अभी ठीक है नई यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे जैसे आप सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो आपको ये भली भांति समझ में आएगा। तो आपको एक बार पुनः नमस्कार मेरा सभी पी एस टेट के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको। चलिए शुरुआत करते हैं पीछे के पेपरों की। ओनली हम इंग्लिश क्लास ही लेने वाली हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो 2021 के अंदर पेपर आया था उसकी, तो वहां पर किस तरह का इसके अंदर था हमारा पैटर्न। तो पहला एक अगर आपके सामने क्वेश्चन देखें 71 नंबर क्वेश्चन, वो है, देखिए ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। यानी आपको शब्दों पर ध्यान रखें, लगभग हूबहू मिलेंगे आपको। मैं बार बार जैसे जैसे आगे से सारे पेपर करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ ये प्रश्न वहां से अटैच था। अटैचमेंट पता चलती है चीजों को लेकर कि कैसे बनते हैं, बस अनुभव यही चीज आपको शो करेगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अगर किसी भाषा को पढ़ा रहे हो तो उसका फंडामेंटल जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है। तो देखो प्रैक्टिस और ड्रिल यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था, जो कि बिल्कुल भी ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल तो है नहीं। दूसरी बात नेचुरल ऑर्डर LSRW आपने पढ़ा होगा ना, LSRW। तो ये वाला जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग है सामान्य तो वो पर अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा। सिलेक्शन वो तो जो हम ग्रेड प्रदान करते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अंकों को देखते हैं और उनको अंदाजा लगाते हैं कि कमजोर है क्या है, इस तरह से पेपर को चेक करते हैं, हम देखते हैं। खैर ये सामान्य सी बात है, आपको पता भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, ठीक है ना दोस्तों। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहां पर सारी जो स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो यहां पर आपको ये भली भांति देखना होगा कि किस तरह का आंसर होने वाला है। तो चलो पहले चारों पढ़ेंगे, उत्तर ए है, सही है, लेकिन दूसरी बाकी चीजें गलत क्यों है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो जो हमारी ट्रांसक्रिप्शंस हैं, इज ए फोरम इन विच स्पीच साउंड इज ए, हाँ सही बात है। जब आप फोनेटिक सीखते हैं तो आपको भी पता है कि उसमें चीजों को बदलते हैं, लेकिन स्पीच साउंड भी तो होती है ना उसमें, तो ये तो सही बात है। लेकिन फोनेटिक जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग, क्या मीनिंग का अध्ययन नहीं है। हम तो क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं ना, तो मीनिंग थोड़ी सीखते हैं, मीनिंग तो अलग चीज हो गई। उसके बाद कहता है पैसिव वोकैबुलरी रेफर टू वर्ड्स यूज्ड बट नॉट फुली अंडरस्टूड, तो ये बात भी गलत हो गई भाई, ठीक है। उसके बाद स्कीमिंग इज द टेक्निक टू लर्न डिफिकल्ट वर्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक स्कीमिंग का भी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं पहले इसका जिक्र नहीं करना चाहता आप, ताकि उसका उत्तर और जो आपका स्कीमिंग है वो अभी भी एग्जाम में आया है, ये और देख लेना, इससे रिलेटेड एग्जाम में आ रहे हैं ना प्रश्न, अभी भी आया है, जो वो अलग बात है कि कैंसिल हो गया। तो देखो अब एक नंबर सही था इसका आंसर। उसके बाद अगर हम बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, एक किताब होती है लिखित में, कोई भी टेक्स्ट बुक मान लो, तो वो क्या नहीं है। तो ये पूछा था इज नॉट ए टेक्स्ट बुक, तो हम बाकी पहले पढ़ते हैं। देखो यहां पर इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल होता है, तो क्या किताब में नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है, हमें दिशा निर्देश मिले हुए होते हैं ना किताब में, और अच्छी तरह से देखभाल करके उसको बनाया गया है, यानी टाइटली ऑर्गेनाइज उसको किया जाता है, सब रिव्यू करते हैं 1 से 2-3 बार की कोई गलती न हो। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट करने योग्य होती है ना, अट्रैक्टिव भी होती है, शानदार होती है ना किताबें हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये कहता है इजी टू प्रिपेयर। तो देखो बनाना इतना आसान नहीं है किसी किताब को, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर रहेगा कि टेक्स्ट बुक जो है वो आसानी से तैयार नहीं होती, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। द पर्पज, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये पर्पस होता है, कभी फोनेटिक में आपको आ जाए, रीट वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम दो आप, हो सकता है अलग से, तो ये पर्पस होता है, लेकिन कुछ लोग इसे प्रपोज भी कहते हैं, कुछ एक पर्पस कहते हैं, जो आपकी इच्छा है, इंडियन है कुछ, और ये कोई बात नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड वाले भी तो हमारी जैसे ध्वनि शब्द है तो ध साउंड है नहीं इंग्लैंड की भाषा में, ब्रिटिश में, तो वो डोनी कहेंगे, तो ये कोई गलत नहीं होता, आप अपने जुबान से जो इजी लगता है वो बोल सकते हो, ठीक है।
तो द पर्पज या द पर्पस ऑफ, ये ऑफ नहीं है, अब है, अब लैंग्वेज एवोल्यूशन इंक्लूड्स। तो जो उद्देश्य होता है लैंग्वेज को, जो भाषा का हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, बच्चे की किन चीज़ों की जानकारी लेते हैं, ये हमें देखनी है। तो बताओ आप इसमें क्या करते हो, फीडबैक लेते हो। देखो क्या पूछा है, पर्पज पूछा है, ठीक है ना, उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना इस चीज़ का। तो फीडबैक करते हो कि मॉनिटरिंग करते हो, प्रोग्राम आउटकम, या फिर ऑल अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें करते हैं ना हम, बच्चे का फीडबैक लेते हैं कि इसने पढ़ा ठीक है या नहीं है, सब चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है ना, उसका अच्छा रिजल्ट आया या नहीं आया, उसकी कमियों को मॉनिटर करते हैं हम, कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है, सब चीज़ों को हम जानकारी लेते हैं। तो इसलिए डी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है ना दोस्तों। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट 75 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, द रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड, यानी रिसीव। ये एक बात देखो, रिसीव करना आप जानते हो ना, ये तो एडजेक्टिव बना के दे रखा है रिसीव। तो आप रिसीव क्या करते हो, सुनते हो, तो ये रिसीव करना हो गया कि नहीं हो गया। और किस चीजों में करते हो, एक तो सुन के रिसीव करते हो, तो देखो बी में है ही नहीं ना सुनना, एक बात तो देख लो ना, सबसे पहले बी में सुनना नहीं है, लेकिन इसमें है। लेकिन स्पीकिंग, स्पीकिंग जब आप बोलते हो तो वो रिसीव थोड़ी करते हो, रिसीव तो कोई दूसरा करेगा, तो ये भी ऑटोमेटिक गलत हो गया। इसी तरह से आप लिखते हो तो लिख रहे हो, आप रिसीव थोड़ी कर रहे हो चीजों को, आप तो फिर वो आउटकम आ रहा है ना आपका। तो यहां पर क्या होगा, रीडिंग करना, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चीजें जा रही हैं, और सुन रहे हो तो भी जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये इजी आंसर हो गया। 76 है द ऑर्गन ऑफ स्पीच डोंट, एक और सुनो, ये भी इस बार आया है ना, जो 2021 वाले से मिलता जुलता, तो इसलिए पीछे के पेपर हल करने चाहिए। अब उसमें क्या दे रखा था, वो दे रखे थे डेंटल यानी दांत वाली चीजें, टिथ के लिए दे रखा था कि कौन सा ऑर्गन ऑफ स्पीच इसमें से जो है वो हिलता डुलता नहीं है, मूवेबल नहीं है, तो वहां पर ये दे रखा था। तो यहां पर ऑर्गन ऑफ स्पीच डोंट इंक्लूड, तो यहां पर इनमें से शामिल कौन सा नहीं है, तो यहां पर टिथ होता है कि नहीं होता, ये तीनों ही होते हैं हमारे, लेकिन अगर बी आंसर कम देखें तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल इजी सा था, इसमें कोई समझाने की बात भी नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो क्या इंडिया का अंदर कहता है इंडिया इज ए लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री, ठीक है ना। देखो इसने बहुत सही बात कही है कि भारत में तो देखो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं कि नहीं बोली जाती, पता ही नहीं कितनी है, थोड़ी थोड़ी दूर 10-10 किलोमीटर पर बदल जाती हैं भाषाएं। वुमेन लैंग्वेज इज डायनेमिक, और जो मानव की, आदमी की जो भाषा है ना वो बड़ी शानदार है, डायनेमिक है। तो भाई ऐसा है क्यों, क्योंकि देखो लोग समझते हैं ना, कहाँ से कोई यूपी में चले जाओ, बिहार में अलग होगी, यूपी में थोड़ा अलग बोलेंगे, राजस्थान वाले, बाड़मेर वाले अलग बोलेंगे, तो कहने का मतलब यही तो भाषा की खूबसूरती है। और उसके बाद कहते हैं NEP स्पोर्ट्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक तो अपनी मातृभाषा जो है स्टेट की भाषा, जैसे आप हरियाणा राजस्थानी है, कोई मान्यता दे देते हैं स्टेट, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और तीसरी अपनी भाषा को भी मान्यता मिली हुई है। वो 22 भाषाएं आपने पढ़ी भी होंगी 8 के अंदर। तो यहाँ पर बी आंसर इसका होगा जो इनकरेक्ट है। मल्टी जो लिंग्विलिज्म है वो क्या है, इज ए बेन, तो ये ऐसा है नहीं बल्कि। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की, द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो देखो अंग्रेजी अगर आपको पढ़ानी है तो आपके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या रहने वाला है, पुअर स्कूल। तो देखो पुअर मतलब यहाँ गरीब तो है नहीं, यानी कहने का मतलब स्कूल की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। लैक ऑफ गुड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सही बात है। तो आप देखते होंगे स्कूलों में सिर्फ रटन चलती हैं चीज़ें, और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन बोर्ड पे ऐसे नहीं है। बहुत से ऐसे स्कूल आप देखने को मिलेंगे जो चीज़ों के अभाव हैं उनमें नहीं पढ़ाते, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। और इन एप्रोप्रिएट असेसमेंट, तो इस तरह से लैक ऑफ वेल ट्रेन टीचर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या पूछा, बिगेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अच्छे टीचर नहीं मिलते। आफ्टर दैट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, यानी जहां पर एक से ज्यादा ही भाषाएं बोली जाती हैं, आर ए ग्रोइंग फिनोमेन मेनली बिकॉज ऑफ, तो क्या कारण है इसका,
तो ये कारण क्या है, देखो मल्टी लैंग्वेज जो क्लासरूम होते हैं उसमें द रैपिड एडवांसमेंट इन आईसीटी, ये ऐसा है नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। पेरेंटल प्रेशर टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, माता पिता की प्रेशर करते हैं, ऐसा भी शायद कुछ नहीं है। इसका भी कारण इंक्रीज इन मोबिलिटी एंड मिग्रेशंस। तो देखो भाई सही बात है ना, हम विदेशी भाषाएं क्यों सीखते हैं, ताकि हमें कहीं विदेश में, और आजकल तो बहुत ट्रेंड हो गया ना, पंजाब के लोग तो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो यही कारण है। कोई यहाँ पर दिल्ली कोई न कोई जा रहा है, अपने वीजे लगवा रहा है, तो यही कारण था। मोबिलिटी का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है ना, तो बाहर जाना है, तो यही तो एक मुख्य कारण है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। ये तो एक आपका यहाँ ये नहीं है कि किताब से ही हो कुछ एक चीज़ें, आप मेंटली तौर पर अगर अच्छी तरह से फिट हैं तो आप वैसे आंसर दे सकते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है, सॉरी इज नॉट है, हाँ सही है, कौन सा नहीं है। तो चलो देखते हैं। ग्राफिक तो होता है कि नहीं होता, होता है ना मल्टीमीडिया में ग्राफिक, जैसे हम कंप्यूटर पर पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी तो वो काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, साउंड भी मल्टीमीडिया में, टेक्स्ट भी होता है, ये एक बार पहले आया था रीट में भी शायद पर्सन, एचटेट में आया था और रीट में भी आया था, तो बहुत अच्छा पर्सन है ये। तो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नहीं होते मल्टीमीडिया का हिस्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का मतलब अब आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है एक्टिव लिसनिंग से। तो देखो जब आप कोई चीज पढ़ते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो इसका मतलब आप एक्टिव तो हो ना उस चीज के अंदर, तो रिपीटिंग तो हो गया इसका हिस्सा। उसके बाद अगर हम बात करें पैराफ्रेजिंग, तो ये भी हो गया, आप जब पढ़ोगे इन चीज़ों को देखोगे तो एक्टिव तो होगे, लेकिन रिवर्सिंग और अगर हम देखें डी रिफ्लेक्टिंग, तो ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर रिवर्सिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ए डाइवर्स क्लासरूम द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू इफेक्टिवली टीच लैंग्वेजेस, तो बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी होती है भाई, तो चलिए देखते हैं कौन सी होती है। रिवॉर्डिंग द बेस्ट लर्नर इन द क्लासरूम, बच्चों को इनाम सिनाम देना। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये इसका आंसर नहीं होगा, इनाम दे के अकेली पढ़ाई थोड़ी काम चलेगा। असाइनिंग डेली प्रैक्टिस वर्क एट फॉर होम, घर पर ज़्यादा काम ही काम दोगे तो वो थोड़ी, वो तो लिखने का राइटिंग स्किल थोड़ी मजबूत हो जाएगी, मानते हैं, लेकिन इफेक्टिवली तो नहीं होगा ना। अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ लर्नर एंड अकॉर्डिंगली कस्टमाइजिंग टीचिंग, तो देखो बच्चों का आप टेस्ट टूस्ट वगैरह वगैरह लेते हैं और देखते हैं कि इनको ज़रूरत किस तरह की टीचिंग की, और फिर आप पढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। चौथा आंसर भी देख लो चाहे, टेकिंग लर्नर टू द लैंग्वेज लेबोरेटरी एट लीस्ट 1 ए वीक, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेबोरेटरी से काम नहीं चलता भैया, उनका टेस्ट लीजिए, बढ़िया बढ़िया जांच कीजिए, बच्चे में कहाँ कमी है वो तलाशिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाई कीजिए, रिमीडियल टीचिंग दीजिए उसको। द पर्पज ऑफ रिमीडियल टीचिंग, ये रिमीडियल का नाम ही आ गया, देखो ये भी आया हुआ था ना, इससे रिलेटेड पर्सन आता जाता है, उपचारात्मक। तो पर्पज क्या होता है उसका, बच्चे की चीज़ों को ठीक करना ना, तो देखो क्या होता है, टू आइडेंटिफाई वीक लर्नर इन द क्लासरूम और ग्रुप, नहीं ये तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें होता है, ऐसा नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। टू क्लासीफाई लर्नर इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू लर्नर एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज, ये देखो तो जहाँ जहाँ उसको दिक्कत आ रही थी, पहले आपने टेस्ट लिया, ठीक है ना, और फिर उसको देखा कि कहाँ कमी निकाली, और कमी निकालने के बाद फिर पढ़ाया। क्यों पढ़ाया, क्योंकि आपने जो कमियां थी उनको आप अब उसे बता रहे हो कि यहाँ यहाँ गलतियां थी आपकी, उसी को उसको ठीक करवा रहे हो, दुरुस्त करवा रहे हो, तो इसे रिमीडियल टीचिंग हम कह देते हैं। टू इम्प्रूव द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ, तो ये तो रिकॉर्ड तो वैसे भी गलत हो गया, आप इतना तो बेसिक से जानते हैं, आप एक टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे लिखता है इन ऑर्डर टू लर्न टू स्पीक इन द फर्स्ट लैंग्वेज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू लर्न टू स्पीक, अगर बोलना सीखना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो भैया पहले ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये पर्सन अभी आया है लिसनिंग, सुनिए, लेकिन इस बार क्या गया, इस बार जो 2023 वाला एग्जाम है इसमें क्या दिया पता है, कि सुनो, मूवी देखो, ये करो वो करो, तो ये कौन सा है, तो भाई स्पीकिंग सीख, यहाँ पर इस बार ये तो दे दिया पर्सन में, और ये दे दिया स्पीकिंग आंसर वैसे दे दिया, तो ऐसे कह रहा हूं आप थोड़ा सा चीजों को पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, कई बार प्रश्न वाला उत्तर में ठोक देगा, उत्तर वाला प्रश्न बना देगा उसका। लिंग्विस्टिक्स
जो हैं वो हैव आइडेंटिफाई बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स। तो ये तो देखो ग्राफोलॉजी है, सिंटैक्स, फोनोलॉजी, ये सब इनके आंसर होते हैं। तो यहां पर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पूछा, नोट कंपोनेंट्स। लिंग्विस्टिक हैव आइडेंटिफाई बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, तो ये सारे हैं, सिंटैक्स हो गया, चाहे वो फोनोलॉजी हो गया। लेकिन ग्राफो का मतलब, तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ एक रूट वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, इसका मतलब होता है लिखना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस इज द बैक ऑफ द टोंग, यानी जो आप फोनेटिक्स जब सीखते हैं तो ये चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। व्हेन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस इज द बैक ऑफ द टोंग टूवर्ड द सॉफ्ट प्लेट, सच कॉन्सोनेंट्स आर क्लासिफाइड, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, वालर्स, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रामर, यानी जीटी मेथड, इसे क्या कहते हैं शॉर्टकट में, जीटी मेथड। सबसे पुराना यही है भाई, सबसे पुराना क्या है, यही है, ओल्डेस्ट मेथड। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखें ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, जीटी मेथड ही है, और ज्यादातर चलता ही यही है, अब यही चलता है ज्यादातर स्कूलों में, सीएलटी नहीं चलती। वैसे नया से नया कौन सा है, सीएलटी है, पुराना से पुराना ये है। तो टीचिंग लैंग्वेज, तो यहाँ क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट पूछा, जीटी मेथड से रिलेटेड चीजें सही कौन सी नहीं है। तो एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल। तो ग्रामर जब सिखाओगे तो एक्यूरेसी तो आएगी ना। डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली, अब देखो ये प्रश्न आ गया था इस बार, क्या आया था, ये डिडक्टिव और इंडक्टिव का मेथड आया था ना आपको। तो ये कौन सा होता है, यहाँ पर पहले रूल होता है, रूल क्या है, पहले लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, रूल के बाद क्या लिखा जाता है, एग्जाम्पल लिखा जाता है। तो ये ज्यादातर यही चलता है ना स्कूलों में आजकल है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा रखा था इस बार कि एग्जाम्पल अगर पहले लिख दिया जाए और फिर रूल हो तो वो कौन सा मेथड हो, तो इंडक्टिव होगा, ये डिडक्टिव होता है। लर्नर एज नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम फॉर, तो देखो जो हमारी मातृभाषा है हम उसी के द्वारा सीखते हैं ना, हिंदी से अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वही बात हो गई। डी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस, तो ऐसा नहीं है, इस पे तो ग्रामर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कहाँ स्पीकिंग लिसनिंग पर दिया जाएगा। तो ये यही कारण है कि ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी तीनों बातें सही है इससे। 88 नंबर, इन द लैंग्वेज एक्विजिशन, जब आप अंग्रेजी सीखते हैं या कोई भी भाषा सीखते हैं तो टेलीग्राफिक स्पीच क्या है, इसमें देखो आगे ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको। इज, वो क्या, इज ऑल्सो नोन एज बबलिंग, तो ऐसा कुछ है नहीं, बड़बड़ाना ऐसा कुछ नहीं होगा। इज करेक्टर साइज्ड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड इन फ्रेज और सेंटेंस, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन या डिसऑर्डर प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज इन रीडिंग, तो देखो अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, ये आंसर। उसके बाद इसमें एक दे रखा है डिसग्राफिया, तो ये होता है लिखने में अगर आपको दिक्कत आई, आप लिखना नहीं आता ना आपको, तो डिसग्राफिया हो गया। ग्राफ का मतलब अभी बताया ना, रूट वर्ड है, तो ये कमियों से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सही कौन सी नहीं है, अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल, सही बात है ना। ये देखो ये एक सिंबल ही तो है। उसके बाद इट इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है, खास तो विशेष तो ऑटोमेटिक बनाती है अपने आप को। इट इज एक्वायर्ड, इसको हम ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर लॉजिकल, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, ये सही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज 2021 का एग्जाम और हमने इसको रिव्यू किया, इसका एनालाइज किया। आशा करता हूँ आपके लिए बेहतर साबित होगा और सारे एग्जाम करेंगे हम 2011 तक के 1 बाय 1। तो आप डेली इसको वॉच करें और चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, थैंक यू।